हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो है राजपूत काल का बहुत बढ़िया वीडियो है दोस्तों, राजपूत राज। दोस्तों यह जो वीडियो है हमने आपको जो इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें था राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। फ्रेंड्स इसलिए हम ये आपको इसलिए रिवाइज करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। रिवीजन से क्या होता है, याद करने का क्रम यही होता है, आप उसको रिवाइज करते रहिए वो आपको याद हो जाता है दोस्तों। इसे पाल वंश में पहला शासक गोपाल स्थापन करता। प्रतिहार वंश इसका पहला शासक दोस्तों, इसके जो शासक थे, मेन शासक थे भोज, मेहर भोज, इसको आदि वराह भी कहा जाता है। और उसके जो शासक थे दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट के थे दोस्तों। राष्ट्रकूट हमारे दक्षिण तरफ थे, प्रतिहार मध्य प्रदेश तरफ थे और जो पाल शासक ये वेस्ट बंगाल तरफ थे, ठीक है दोस्तों। इतना याद कर लें, बाकी आप जो इतना थोड़ा याद होगा ना आपको, आपने इस समय जितनी वीडियो में जितना कुछ सुना था वो सब आपको रिवाइज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा वो है आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दें दोस्तों। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, राजपूत राज्य। दोस्तों यह उस समय की बात है जब उत्तर तरफ गहरवाल के मतलब कन्नौज के गहरवाल, मालवा के परमार, जयपुर के चौहान वंश प्रमुख थे, ठीक है दोस्तों। 10वीं से 12वीं सदी जो समय था वह मंदिर निर्माण का बहुत अच्छा समय था, चरमोत्कर्ष प्रति समय था मंदिर निर्माण, ठीक है। जो इसके दोस्तों मेन मंदिर हैं, जैसे आपका यहाँ देखें आप एमपी का खजुराहो मंदिर, उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर, ठीक है। जैसे उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर किसने बनाया था, जो राजा ययाति केसरी थी, ठीक है। और एमपी का खजुराहो मंदिर बनवाया था राजा हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी में, ठीक है। और फ्रेंड्स कहेंगे उसी समय क्या हुआ था, इस काल जो दोस्तों इस काल को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। जैसे इस समय खजुराहो का पार्श्वन मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर मेन है दोस्तों। इस समय क्या था, जो आपके चालुक्य के शासक थे दोस्तों। हम क्या करेंगे, आपको इसके बाद थोड़ी और कुछ वंशों के बारे में बताएंगे, कुछ राजपूत ऐसे थे उनके बारे में बताएंगे और आपका मन अपने आप उनके बारे में कुछ पढ़ने के लिए होगा। जब आपको दोस्तों मन पढ़ने के लिए ज़्यादा आतुर हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चालुक्य शासक थे, भीम थे, इनको मूल राज कहा जाता है, मूल राज प्रथम कहा जाता है। इनके मंत्री थे वत्सराज, उन्होंने माउंट आबू पर जैन मंदिर की स्थापना करवाई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद बताएंगे आपको हम दोस्तों, यह जो टॉपिक हमने इसलिए आपको बताया, देखिए राजपूत राज है लेकिन यह सीमा रेखा बनाती है, यह जैसे हमने बताया आपको, जो पहले बताया राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ठीक है। उसके बाद आया ये मालवा गहरवाल हो गया, चंदेल हो गए, फिर बताएं चंदेल शासक थे, ठीक है। यही आपको लेकर दिल्ली सल्तनत के पास लेकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी समय तक 1173 में मुल्तान नहीं, गजनी पर शासक बैठा था जिसका नाम था मोइनुद्दीन बिन शाम या शहाबुद्दीन मोहम्मद, या दोस्तों इसको बाद में मोहम्मद गौरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आपको ये टॉपिक पता होगा। अब फ्रेंड्स 1175 में मोहम्मद गौरी ने दोस्तों एक मिनट, फ्रेंड्स इसमें 1175 में जो मुल्तान पर शासक आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 पे और जीत लिया था। उसके बाद 1178 पर ठीक गौरी ने गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, ठीक है, और उसको जीत नहीं सके। भीम द्वितीय ने हरा दिया मोहम्मद गौरी को, बंदी बना लिया, बाद में छोड़ दिया। भाई वो अपने को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे, ठीक है, बहुत ही गलत वैसे किया उन्होंने। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब 1178 में दोस्तों ये वही समय था जब बुंदेलखंड पर 1178 से 1192 के बीच चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, वो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स यह जो राजा थे
इन्होंने बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं को हरा दिया। और दोस्तों चंदेल शासकों में 2 महावीर थे, आल्हा और उदल। और दोस्तों यह उत्तर भारत के लोकगीत के नायक बने, जिसको आल्हा कहा जाता है। आप लोगों ने गांव में भी सुना होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस है। अब फ्रेंड्स के बाद बताएंगे हम, जब बुंदेलखंड में हुआ तो गौरी बढ़ने लगे, ठीक, भारत के अंदर तक बढ़ने लगे। तो जो इनकी लड़ाई हुई थी जयपुर के पृथ्वीराज चौहान के साथ, पहली लड़ाई हुई थी जिसको तराइन की प्रथम लड़ाई कहते हैं 1191 में, ठीक है। दूसरी हुई 1192 में, ठीक है। दोस्तों जो पहली लड़ाई होती है उसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, पृथ्वीराज जीत जाते हैं। मतलब प्रीवियस, मतलब पहली परीक्षा पास कर ली, मेंस में फेल हो गए। अभी देखिएगा आगे हार जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। तो जब जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान तो थोड़ा जीत गए, अपनी मतलब कमियों को देखा, गौरी में भी कमियां थी तो हार गए, और इनमें भी थोड़ी कमियां थी, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, तो अगली बार ये सेकंड में हार गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जब दूसरी अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, और इसमें उनकी सेना में समथिंग 10,000 धनुर्धर, ये तुर्क धनुर्धर थे, 12,000 शायद घुड़सवार थे, 1 लाख पैदल थे, जितना भी सर ये उस पर नहीं जाएंगे हम। उन्होंने इन पर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया किन्होंने? जो ये थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम है मोइनुद्दीन बिन शाम शहाबुद्दीन मोहम्मद, इनके ही नाम है फ्रेंड्स। ये आप हमेशा याद रखिएगा, हमारा ये टॉपिक लाने का अर्थ यही है, ठीक है। आप किसी बारे में जोड़ जोड़ के बना लीजिए, जिससे मोतियों से माला बनाई जाती है, उसी लिए आपकी जो मेन बातें इनको पहले समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है वह क्या करता है, मतलब कुछ चीज़ों बाई कोडिंग देता है, ठीक है, या मिलान के लिए देता है, ठीक है। तो उससे आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको बताएं हम, जब मोहम्मद मोइनुद्दीन बिन शाम मोहम्मद गौरी, और जिनका दूसरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो जब इनकी लड़ाई हुई दूसरी 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, भारत में मतलब ये तुर्क शासन स्थापित होने लगा, ठीक है। उसके बाद 1-2 साल बाद फिर चले गए वापस ये मोहम्मद गौरी, और यहाँ पर जो यहाँ की कमान थी अपने गुलामों को दी, जिसमें मुल्तान बाद में होता है, यहाँ की जो भारत था वो दे गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और ऐबक ही गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के स्थापन करता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो जब वापस चले गए ये मोहम्मद गौरी, फिर आई है 1994 में, ठीक है। और जो बताएं ये राजा जयसिंह थे, उन्होंने इनवाइट किया था गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। तो चंदावल का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी ने राजा जयसिंह को भी निपटा दिया, ठीक है। दोस्तों ये वही राजा जयचंद्र हैं, ठीक है, जिनकी बहन संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान मोहब्बत करते थे, ठीक। ये तो बात की बात है दोस्तों, केवल याद करने के लिए बता रहे हैं आपको हम। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, तो ये जो वापस लौटते हैं 1206 में फिर आक्रमण करते हैं, तो उन्होंने एक खोखरो जनजाति को भी निपटा दिया इन्होंने, ठीक है। उनको विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि ये बहुत ही परेशान करते हैं। जब ये जाते हैं मोहम्मद गौरी गजनी वापस, तो बहुत ही परेशान करते हैं, खोखरो जनजाति निपटा देते हैं इनको। उसके बाद दोस्तों क्या होता, 15 मार्च 1206 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर होती है ये दोस्तों, दमियक नामक स्थान पर होती है। जब जा रहे होते हैं गजनी, मतलब लूटते हैं जाते हैं, लूटते हैं जाते हैं, ऐसे ही कर रहे थे। तो जब जाते हैं गजनी तो दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर जो इनका साम्राज्य था गौरी का, वह इनके दासों के हाथ में आ जाता है। अब दोस्तों जो पहले के दास थे वह एकदम बच्चों की तरह इनका पालन पोषण किया जाता था, घुड़सवारी हो गई, लिखाना पढ़ाना सब किया जाता था। आजकल के दास नहीं, जैसे ये
ईस्ट इंडिया कंपनी में दास आए थे, उनमें बहुत ही जुल्म होते थे, कभी ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब वो उस समय आएंगे तुर्क थे, ठीक, जो इनके दास थे, उनकी लिखाई पढ़ाई हो गया, कपड़ा लत्ता, घुड़सवारी कराना, सब कुछ बच्चे की तरह यूँ करते थे। तो जो फिर इनके दास थे मोहम्मद गौरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको भारत का शासन दिया जाता है। कौन देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक देता है। और मुल्तान का शासक बना देता है यालदौज को। कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, ठीक है। और भी दास है दोस्तों, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको, ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो हाथ पच हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने ही भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। 1206 से 1526 तक डाली दिल्ली सल्तनत की नींव। किसने? अब थोड़ा बता देंगे आपको हम दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में मेन बताएंगे, मोटा मोटी बताएंगे दोस्तों। हमने दिल्ली सल्तनत एक क्लास दे रखी है, ठीक है, और इसके बाद हम उसका अपडेट वर्जन भी लेकर आएंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में हुआ क्या था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहते हैं, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा लोधी वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। अब फ्रेंड्स, जो आपका ये पहला दास वंश है, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, आखिर में क्या के बाद आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम बताएंगे इसका, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो पूरा दिल्ली सल्तनत एकदम उसका डिस्क्रिप्टिव कर देंगे। फिर दोस्तों खिलजी वंश आया, इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ठीक है। उसके बाद उनका भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म में बहुत दिखाया गया है, वो शासक बनते हैं। उसके बाद 2-3 शासक और आते हैं, और फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश का शासक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक इनके स्थापन करता थे, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद MBT मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही मेन दोस्तों, नहरों के प्रणेता फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही नहरों का बहुत उत्थान हुआ, पुनरुत्थान किया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश आते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, ठीक है, अभी इसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे सैयद वंश। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापन करता थे बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोधी ने आगरे की स्थापना की थी। उसके बाद आएगा इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था बाबर से 1526 में, वहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और फिर भारत में आ जाता है मुगल काल चालू हो जाता है। हमने मुगल काल की वीडियो आप में डाली है, अगर आपने ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्या करें, हमारी आप क्रोम पे अगर डालेंगे www.youtube.com/educationtree by नरेंद्र सर और उसको एंटर करेंगे तो आपको हमारा चैनल एकदम से दिख जाएगा, सामने फ्लैश आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, अब मेडिवल के सारे वीडियो आप देख लीजिए, हमने बहुत से मेडिवल के वीडियो बनाए हैं, ठीक है, एंसाइंट के बनाए हैं, और वहाँ से आप जो पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमने इसलिए मोटा मोटी बताने के लिए किया कि आपको जब मोटा मोटी बताएंगे तो आपको जब उसके बाद आगे वर्णन करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।